दोस्तों, संदीप कुमार जी के चैनल में आपका स्वागत है। तो शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे वैदिक काल सभ्यता पार्ट नंबर 2। तो पहला हमारा प्रश्न है, वनों में जिस पुस्तक की रचना की जाती है उस पुस्तक को क्या बोलते हैं। तो पहला ऑप्शन है वेद, दूसरा ऑप्शन है उपनिषद, तीसरा ऑप्शन है अरण्यक, फोर्थ ऑप्शन है उपवेद। तो आपका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, अरण्यक होगा। ठीक है, तो अरण्यक बोलते हैं जो पुस्तक की रचना किस में की जाती है, जंगलों में बैठकर की जाती है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वर्तमान में कुल कितने अरण्यक उपलब्ध हैं। तो पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा ऑप्शन है 7, फोर्थ ऑप्शन है 10। तो वर्तमान में कितने अरण्यक उपलब्ध हैं, वो हैं 7। ठीक है, वर्तमान में कितने अरण्यक उपलब्ध हैं, वो कौन से हैं, 7। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वेदांगों की रचना संख्या कितनी है। तो पहला ऑप्शन है 3, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा ऑप्शन है 5, फोर्थ ऑप्शन है 6। तो राइट आंसर क्या होगा, 6। कौन से होते हैं दोस्तों, एक होता है अपना शिक्षा, एक अपना व्याकरण, एक कल्पसूत्र। ठीक है, एक होता है कल्पसूत्र, एक होता है छंद, एक निरुक्त और एक ज्योतिष। ठीक है, तो ये अपने 6 क्या है, 6 वेदांग हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस वेदांग को वेदई पुरुषों की नाक कहते हैं। तो पहला ऑप्शन है शिक्षा, दूसरा व्याकरण, थर्ड ऑप्शन है छंद, फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या होगा, शिक्षा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, वेदई पुरुषों की नाक। ठीक है, और जो व्याकरण है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मुख, वेदई पुरुषों का मुख। और जो थर्ड है इसको क्या बोलते हैं, पैर, वेदई पुरुषों के पैर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ऐतरेय किस वेद का उपनिषद है। तो पहला ऑप्शन है ऋग्वेद, दूसरा सामवेद, तीसरा यजुर्वेद और फोर्थ है अथर्ववेद। तो ऐतरेय किस वेद का उपनिषद है, ये है ऋग्वेद का। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। छांदोग्य किस वेद का उपनिषद है। तो पहला ऑप्शन है ऋग्वेद, दूसरा ऑप्शन है सामवेद, तीसरा ऑप्शन है यजुर्वेद, फोर्थ ऑप्शन है अथर्ववेद। तो जो छांदोग्य है वो किस वेद का उपनिषद है, वो है सामवेद का। ठीक है, जो छांदोग्य है वो किस वेद का उपनिषद है, वो है सामवेद का। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बृहदारण्यक किस वेद का उपनिषद है। बृहदारण्यक किस वेद का उपनिषद है। तो पहला ऑप्शन है ऋग्वेद, दूसरा ऑप्शन है सामवेद, थर्ड ऑप्शन है यजुर्वेद, फोर्थ ऑप्शन है अथर्ववेद। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, वो होगा यजुर्वेद। जो बृहदारण्यक है वो किस वेद का उपनिषद है, यजुर्वेद का। अपना अगला क्वेश्चन है, अथर्ववेद के उपनिषद कौन से हैं। तो पहला है मुंडक, दूसरा ऑप्शन है मांडुक्य, थर्ड ऑप्शन है प्रश्न और फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, अथर्ववेद के जो उपनिषद हैं वो क्या हैं, उपरोक्त सभी, यानी मुंडक भी, मांडुक्य भी और प्रश्न भी, ये तीनों क्या हैं, इसके उपनिषद हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है। देखो दोस्तों, पहले हमने ऊपर पढ़े थे उपनिषद। ठीक है, पहले हमने ऊपर क्या पढ़े थे, उपनिषद। अब पूछा क्या है, उपवेद। तो ऋग्वेद का जो उपवेद है, पहला ऑप्शन है आयुर्वेद, दूसरा ऑप्शन है गंधर्ववेद, थर्ड ऑप्शन है धनुर्वेद, फोर्थ ऑप्शन है शिल्पवेद। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, आयुर्वेद। गंधर्ववेद किसका है, ये है सामवेद का। ठीक है, और धनुर्वेद किसका है, ये है यजुर्वेद का। और जो शिल्पवेद है ये किसका है, अथर्ववेद का। ठीक है दोस्तों, यानी जो ऋग्वेद इसका क्या है, आयुर्वेद, सामवेद का क्या है, गंधर्ववेद, और यजुर्वेद का क्या है, धनुर्वेद, और अथर्ववेद का क्या है, शिल्पवेद। तो ये आपको याद रखने दोस्तों, ये वेद बहुत पूछे जाते हैं पेपरों में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राजा की राजनैतिक, ऋग्वेद में राजनैतिक स्थिति के बारे में कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, तो पहला है जन प्रशासन की सर्वोच्च इकाई थी राजा,
नियमित स्थायी चिन्ह नहीं रखता था, प्रशासनिक सबसे छोटी इकाई कुल थी। ठीक है, तो सभी कथन क्या हैं, सत्य हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अगला जो हमारा प्रश्न है वो क्या है, ऋग्वेद राजनैतिक स्थिति में राजा को क्या कहा जाता था। जो ऋग्वैदिक राजनीतिक स्थिति थी उसमें राजा को क्या बोलते थे। पहला है विश्वपति, दूसरा है गणपति, तीसरा है गोपा, और जो फोर्थ वो क्या है, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, उपरोक्त सभी। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वैदिक काल में आर्यावर्त किस क्षेत्र को कहा जाता था। पहला ऑप्शन है दिल्ली के समीप का क्षेत्र, दूसरा ऑप्शन है गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र, तीसरा ऑप्शन है हिमालय से हिमाचल पर्वत का क्षेत्र, विंध्याचल पर्वत का क्षेत्र, और थर्ड है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार अपना इंडिया है, यहाँ पे क्या है विंध्याचल पर्वत, और ये क्या है हमारा हिमालय पर्वत। तो इसके बीच का जो ये क्षेत्र है इसको हम क्या बोलते थे, आर्यवर्त बोलते थे। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3, यानी क्या, हिमालय से विंध्याचल के बीच में। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है अथर्ववेद के अनुसार राजा को आय का 1/16 भाग मिलता था। वैदिक काल में बलि एक कर था। अत्रेय ब्राह्मण में पुत्री को कृपण कहते थे। और चौथा ऑप्शन है सभी कथन सत्य हैं। तो दोस्तों पुत्री को कृपण का मतलब क्या है, यानी वो समझते थे कि पुत्री जो थी वो दुखों का कारण थी, यानी कृपण का मतलब क्या है, दुखों का स्रोत। ठीक है, यानी दुख पुत्री जो थी वो क्या थी, दुखों का स्रोत। तो इसमें जो राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी, यानी सभी कथन सत्य हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वैदिक काल में सिर पर धारण करने वाला आभूषण क्या कहलाता था। पहला ऑप्शन है कर्ण शोभन, दूसरा ऑप्शन है कुरीर, थर्ड ऑप्शन है निष्क, फोर्थ ऑप्शन है जो चनी। तो दोस्तों कर्ण से तो आपको पता लग ही रहा है कि ये तो किसका है, कान का आभूषण है। ठीक है, निष्क कहाँ का है, ये है गले का आभूषण। ठीक है, और जोचनी का मतलब क्या होता है, अंगूठी, यानी ये किसका हो गया, आत का आभूषण। ठीक है, तो आपका राइट आंसर जो क्या होगा, कुरीर होगा। ठीक है, यानी वैदिक काल में सिर पर जो धारण करने वाले आभूषण होते थे उनको क्या बोला जाता था, उनको बोला जाता था कुरीर। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा आपका, राइट होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ऋग्वैदिक काल का समाज कितने चरणों में विभाजित था। तो पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा ऑप्शन है 3, फोर्थ ऑप्शन है 5। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों क्या होगा, 3। तो ये कौन कौन से चरण थे, पहला था पुरोहित, और दूसरा था राजस्व, और थर्ड कौन सा था, सामान्य वर्ग। यानी इन 3 चरणों में क्या थे, ऋग्वैदिक काल का समाज विभाजित था। पहला पुरोहित, दूसरा राजस्व, और थर्ड कौन सा था, सामान्य वर्ग। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जीवन भर अविवाहित रहने वाली स्त्रियों या लड़कियों को क्या बोलते थे। तो पहला ऑप्शन है एमाजू, दूसरा ऑप्शन है पाला, थर्ड ऑप्शन है लोपामुद्रा, और फोर्थ है विश्वनारा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, एमाजू। ठीक है, जो ये 3 थी, अपाला, लोपामुद्रा और विश्वनारा, ये क्या थी, जिसने उस समय शिक्षा ग्रहण की थी। तो ये वो लड़कियां थी या वो औरतें थी जिन्होंने उस समय शिक्षा प्राप्त की थी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ऋग्वेद समाज के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। व्यक्ति की पहचान गोत्र से होती थी। विधवा विवाह व नियोग प्रथा का प्रचलन था। गाय को अधान्य कहा जाता था। यानी उस समय जो गोत्र होता था, गोत्र से ही क्या होती थी, व्यक्ति के कुल की पहचान होती थी। उस समय विधवा विवाह भी तो होता था,
और नियोग प्रथा भी होती थी। ठीक है, गाय का अधन्य यानी न मारे जाने वाला। अधान्य का मतलब क्या है? न मारे जाने वाला पशु। ठीक है, ये क्या है? अधान्य का मतलब है। ठीक है, उस समय जो सबसे ज़्यादा युद्ध होते थे वो भी किसके ऊपर होते थे? गाय के ऊपर होते थे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कौन सा मिलान सही नहीं है? ठीक है, पहला विपाशा यानी जो ये हैं इस साइड, ये हैं ऋग्वैदिक कालीन नाम नदियों के और ये हैं आज के नाम नदियों के। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है विपाशा का व्यास पृथ्वी, रावी नदी, अस्किनी, चिनाब। तो फोर्थ ऑप्शन है सभी कथन सत्य हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? सभी कथन सत्य हैं। यानी उस समय जो व्यास नदी थी आज की अपनी, उसको विपाशा बोलते थे, रावी को पृथ्वी बोलते थे, चिनाब को अस्किनी बोलते थे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आर्य मुख्यतः कौन सी धातु का प्रयोग करते थे? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है सोना, दूसरा ऑप्शन है कांसा, तीसरा ऑप्शन है तांबा, फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों आर्य उस समय सभी वस्तुओं का, इन सभी वस्तुओं का प्रयोग करते थे। ठीक है, उस समय लेकिन लोहा का तब तक इन्हें समझ नहीं थी, उसका उपयोग कहाँ होने लगा है? उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, उसका जो उपयोग होने लगा है वो किस में होने लगा है? उत्तर वैदिक काल में। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों ये है आज का अपना आखिरी प्रश्न। ठीक है, पहला है ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, इस प्रकार जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों ये यूपीएससी पीसीएस में पूछे जाते हैं। इसमें आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए तब जाकर आप ये प्रश्न कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है संपत्ति का मुख्य रूप गोधन था। दूसरा ऑप्शन है ऋग्वेद में कपास का उल्लेख नहीं मिलता। थर्ड ऑप्शन है वस्त्र बनाना मुख्य शिल्प था और यह काम स्त्रियां करती थी। फोर्थ ऑप्शन है सभी कथन सत्य हैं। ठीक है, तो दोस्तों संपत्ति का मुख्य रूप गोधन, मैंने पहले ही बताया था आपको कि उस समय जो सबसे ज़्यादा युद्ध होते थे वो क्या थे? गाय के ऊपर होते थे। यानी सभी जो कुल थे आपस में उनका युद्ध होते थे कि जिसके पास अधिक गायें होंगी वही ज़्यादा शक्तिशाली होंगे। आज के समय में क्या है? जिसके पास ज़्यादा धन है वही क्या है? शक्तिशाली है। ठीक है, लेकिन उस समय क्या था? जिसके पास जितनी अधिक गायें होंगी उसी के साथ वही सबसे शक्तिशाली समझ जाते थे। ठीक है, ऋग्वैदिक में कपास का भी उनको कोई ज्ञान नहीं था कि कपास क्या होता है। ठीक है, जबकि हम जानते हैं कि सिंधु सभ्यता के लोगों को कपास का पूरा ज्ञान था। ठीक है, वस्त्र बनाना मुख्य शिल्प या काम स्त्रियां करती थी, यह बात भी बिल्कुल सत्य है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आपके प्रश्न। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बताएं कि आपको कितने प्रश्न नए देखने को मिले हैं। ठीक है।